हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? स्टार्ट करें क्लास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? ओके। हमने लास्ट जो पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने जो टैक्स क्रेडिट पढ़ चुके हैं। एक मिनट, यहाँ से क्लियर करते हैं। हम टैक्स क्रेडिट्स पढ़ चुके हैं। टैक्स क्रेडिट्स मैंने क्या बताया था? टैक्स क्रेडिट्स एक रिबेट होता है जिसकी थ्रू आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है। टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। उसकी कुछ क्राइटेरियाज थी, हमने क्राइटेरियाज पढ़ी थी। किस किस की पढ़ी थी? टैक्स रिडक्शन ऑफ फुल टाइम टीचर अलाउंस पढ़ी थी, जिसमें 25% विदाउट फार्मूला हमें जो एप्लीकेबल करके हम लायबिलिटी रिड्यूस करके कर रहे थे, और ये सिर्फ सैलरी के केस में था। और उसकी क्राइटेरिया थी कि फुल टाइम टीचर और यहाँ रिसर्चर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पढ़ा था। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, उसके साथ पेंशन बेनिफिट अकाउंट एंड शुदा अकाउंट, इसमें भी हमने पढ़ा था 10% मैक्सिमम टैक्स लगना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो हम रिबेट फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो हमने पढ़ा था, उसकी भी कंडीशन पढ़ी थी कि ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होता है, रिटर्निंग एक्सपर्टिएट होता है, और तीसरा होता है टैक्स फ्री। इसकी कंडीशन में अगर फॉल कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर किसी और में है, अगर इसके अलावा भी अगर किसी क्राइटेरिया में आ रहा है, उसने फॉरेन टैक्स पेड की है टैक्स, तो उसके हिसाब से ये क्रेडिट अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये हमने डिटेल में पूरे डिस्कस किए थे। उसके बाद अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं चैरिटेबल डोनेशन। अगर कोई बंदा डोनेट करता है, तो डोनेट वो किसको करे जो उसको रिबेट मिलेगा, और कितना रिबेट मिलेगा। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसको रिबेट करे और कितना रिबेट मिलेगा। अगर डोनेशन कैश में कर रहा है, बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहा है, या कोई एटम कर रहा है, मतलब एटम काइंड में कर रहा है। इन काइंड मतलब एटम, मतलब कोई मशीन दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, कोई बिजनेस असेट्स दे रहा है तो उसमें डोनेशन की वैल्यूएशन क्या होगी। इसमें ये तीन चीजें पढ़ेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है, शेयर्स मतलब जो स्टॉक मार्केट में कोटेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स कोटेड होते हैं, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, उसकी उसमें रिबेट कितना मिलेगा। और सुकू, सुकू क्या होते हैं? बांड्स होते हैं। वो मैं थोड़ा आगे ना सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक 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 चीज में एक समरी बता रहा हूँ कि ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी ने ली है, लाइफ इंश्योरेंस जिसका बेनिफिट मिलता है ऑन द डेथ या मैच्योरिटी, ठीक है, वो कैसे मिलता है और उस पर रिबेट कैसे मिलेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, अगर आपने उस पर प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी जैसे कौन सी होती है, तकाफुल होती है, या ये शाइन इंश्योरेंस है, या मल्टीपल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है पाकिस्तान की, और अप्रूव्ड पेंशन फंड। अब ये चार चीजें जो ना हमें पढ़ने वाले हैं, चैरिटेबल डोनेशन, इन्वेस्टमेंट शेयर, और प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस, अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये पास पेपर्स में बहुत आते हैं, और इनमें सेम तकरीबन फार्मूला अप्लाई होता है, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तो सब में कॉमन आएगी, वो चाहे सैलरीड केस हो, नॉन सैलरीड केस हो, टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्स लायबिलिटी अब इम्पॉर्टेंट है। पहले टैक्स लायबिलिटी कैसे लेंगे, ये एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है। फिर ये हम रेड हाईलाइटेड है ना, वो डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ।
अब ये एग्जाम्पल के साथ एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये इसमें लायबिलिटी किस किस में कौन सी लायबिलिटी हम टैक्स लायबिलिटी लेंगे। टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल अदर सोर्सेज, ये कौन सा कहते हैं। जक़ात, जक़ात मैंने बताया था कुछ 5 हमारे डिडक्टेबल अलाउंस हैं जिसमें जक़ात आ गया था, एजुकेशन एक्सपेंसेस आ गए थे, वर्कर वेलफेयर फंड आ गया था, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड आ गया था, और इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है घर लेने के लिए, अगर घर लेने के लिए लोन लिया है उस पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, तो उस पे वो भी डायरेक्ट डिडक्शन आपकी टोटल इनकम में से होती है, टैक्सेबल इनकम नहीं। टोटल इनकम में से माइनस करके फिर टैक्सेबल इनकम आता है, जो मैंने पहली पहली स्लाइड में आपको फार्मूला डिस्कस किया था। आज मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा ये सारी स्लाइड शेयर कर दूं और फिर आप पढ़ना भी शुरू करें, फिर हम पास पेपर्स दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। टैक्स लायबिलिटी ये है, हो गया सैलरीड केस, ठीक है, 75% से इसकी कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है। टैक्स, इसके टैक्स लायबिलिटी, अब ये रिबेट ऑन डोनेशन, सपोज हमारी रिबेट ऑन डोनेशन कितना है, 2 लाख, इसकी कंडीशन से वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने टैक्स लायबिलिटी कौन सी ली है, 8,83,750 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम नहीं लेंगे, टैक्सेबल इनकम लेंगे, ये मैं हाईलाइट करा रहा हूँ, और मल्टीप्लाई बाय डोनेशन, तो हमारा टैक्स क्रेडिट कितना मिला, 29,000 समथिंग, ठीक है। अब अगर रिबेट ऑन डोनेशन है, अगर रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर से या लाइफ इंश्योरेंस से या सुकूक पे, शेयर्स कहता है कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट सुकूक में किए, शेयर्स में किए, तो उसमें ए जो क्या होगा, वो ए सेम ही होगा जो डोनेशन वाला है, ठीक है। अगर सुकूक है तो भी डोनेशन वाला ही होगा, क्योंकि हमें जो सीरीज फॉलो करनी होती है ना, वो सीरीज भी ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। पहले फुल टाइम टीचर का अलाउंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू सेविंग सर्टिफिकेट का, फिर जो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, फिर हमें जो है डोनेशन का, फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। लेकिन उसमें जो लायबिलिटी है ना चेंज होती रहती है, लेकिन इन 3 केसेस में, डोनेशन में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में, लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें लायबिलिटी हमारी सेम रहती है। ये मैं हाईलाइट करा रहा था, इसमें लायबिलिटी कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, ठीक है। आगे हम फार्मूले के साथ डिस्कस कर रहे हैं। 8,13,000, देखो इनमें दोनों में ए सेम है, बी तो तकरीबन सब में, बी तो सब में सेम होगा क्योंकि सब में टैक्सेबल इनकम ही लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये सी करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है, लेकिन इसके आगे कंडीशन पे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ आज के डाट पे जहाँ पर वो हम क्लियर कर। अब ये कैसे कैसे रिबेट कैलकुलेट करेंगे, पहले हम फुल टाइम टीचर का कैलकुलेट करेंगे, फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, फिर चैरिटेबल डोनेशन का। अब जो चैरिटेबल डोनेशन, इन्वेस्टमेंट शेयर, इन दोनों में लायबिलिटी कौन सी लेंगे, ए दोनों में सेम लेंगे, ये दोनों में सेम लेंगे, लेकिन ये आगे बात क्लियर होगी। अब ये डिटेल में टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक इस पे फोकस कर रहे हैं कि डोनेशन में अब वैल्यूएशन कैसे होगी, कंडीशंस कैसे अप्लाई होंगी, और प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब मैं पहले पढ़ने से पहले ना ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप डोनेशन का रिबेट देते हैं, ठीक है, अगर डोनेशन का रिबेट स्पेसिफाइड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्राइटेरिया के तहत देते हैं तो फिर ही रिबेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डोनेशन दी है किसी ऐसे इदारे को जो अनअप्रूव्ड बाय टैक्स अथॉरिटी है, तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसे एजुकेशन या यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट ऑपरेट करती है लेकिन लॉ के तहत या किसी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, तो फिर उसमें भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कंडीशन मीट होना जरूरी है, कंडीशन मीट होना जरूरी है कैसे, पहले तो आपको डोनेशन किस में देनी चाहिए, बैंकिंग के थ्रू देनी चाहिए, मतलब चेक में देनी चाहिए या ऑनलाइन ट्रांसफर करनी चाहिए, मतलब बैंक इन्वॉल्व हो। कैश में अगर आप डोनेशन दे रहे हैं ना, आपने 1 लाख कैश में दे दिया, भले वो क्राइटेरिया अप्रूव टैक्स अथॉरिटी से एनपीओ है, लेकिन कैश में दिया है तो आपको डोनेशन का रिबेट नहीं मिलेगा। आपको बताना होगा कि मैंने चेक इसके नाम पे इशू किया है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। हेलो, काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है। ओके, ओके, ठीक है।
अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब रिबेट ऑन डोनेशंस में जो सेक्शन 61 है हमारा, ठीक है, सेक्शन 61 कहता है कि अगर आपने डोनेशंस किसी क्राइटेरिया के तहत दिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की क्राइटेरिया के तहत दिए, तो आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट से मतलब आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, लायबिलिटी रिड्यूस होगी मतलब आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो नॉर्मल पे करना था इनकम के हिसाब से वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर डोनेशन किससे, अब डोनेशन से क्या डोनेशन जो थे वो आपको कैश में नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल आपने भले अप्रूव टैक्स अथॉरिटी को दिए, एनपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के दायरे में आता है वो इदारा, लेकिन आपने कैश में दिए तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे रिबेट। वो बैंक के चैनल के थ्रू देनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर हो या चेक के थ्रू देनी चाहिए या इन काइंड में देनी चाहिए। इन काइंड से क्या मुराद, कोई आइटम अदर देन कैश। इन काइंड से मुराद अदर देन कैश, एनी प्रॉपर्टी गिवन बाय पर्सन टू द फॉलोइंग। सही है, अब ये रीड कर लेते हैं। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल, मतलब एलिजिबल हो जाएगा टैक्स क्रेडिट के लिए ऑन द डोनेशन इन कैश। डोनेशन कैश में ही दे लेकिन थ्रू बैंकिंग चैनल, मतलब चेक इशू करे, चेक के थ्रू बैंक के ट्रांजैक्शन थोड़ी इन्वॉल्व हो, उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाए, उसके अकाउंट के नाम पे एक चेक इशू हो, या इन काइंड, या इन काइंड में हो, ठीक है। अब एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा तालीमी इदारा या यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, अगर मतलब ये इसका मकसद ये कहने का है कि जो एजुकेशन या यूनिवर्सिटी हमारे किसी कानून के तहत बनी है, मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज के तहत बनी है, एजुकेशन या यूनिवर्सिटी, जैसे गवर्नमेंट के एजुकेशन होते हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची है, लाखाना है, ये इनमें अगर आपने डोनेशन दिया तो आप रिबेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश या रन बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट इदारा हाईलाइट किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, सही है, वो गवर्नमेंट की पैसों पे या खर्चे पे कोई हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल हो गया, जिना हॉस्पिटल हो गया, वहां पर अगर अपने कोई डोनेशन कोई दी है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उसमें भी आपको, लेकिन डोनेशन किसमें देनी है, डोनेशन आपको देनी है, डोनेशन आपको देनी है बैंकिंग चैनल के थ्रू, ठीक है। और कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जो अप्रूव्ड बाय सी है, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय टैक्स अथॉरिटी, अब जो रेड हाईलाइटेड है अप्रूव्ड बाय टैक्स अथॉरिटी। एक मिनट में थोड़ा चार्जर हिल गया तो चार्ज नहीं कर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ओके। हाँ, एक ये करते हैं, अभी थोड़ा लैपटॉप का इशू आ गया, तो मैं कह रहा हूँ कि हम क्लास कैंसिल नहीं करते, क्योंकि थ्योरेटिकल है सारी। बाई एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस करा लूंगा। अभी हम ऐसे ही अगर डिस्कस कर लें, क्योंकि वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, लैपटॉप ऑफ हो गया, लाइट भी का इशू आ गया। मैं कह रहा हूँ मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करूँ तो इशू होगा? ये सारी चीजें ऐसे डोनेशन के रूल्स हम सारे डिस्कस कर लें। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स सारे? डोनेशंस के रूल डिस्कस कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट शेयर्स के रूल्स डिस्कस कर लें। और हाँ ठीक है, मैं स्लाइड व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब मैंने मोबाइल में डाउनलोड मैंने शेयर अपने भी नहीं की थी, वरना मैं यहाँ से। हाँ ठीक है, मोबाइल स्क्रीन शेयर कर लें, क्योंकि वो मैंने, हाँ एक्चुअली, एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट, एक मिनट एक। तो मोबाइल में शेयर कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ले, ठीक है, मैंने शेयर कर दी है ये। मैंने शेयर आपको शेयर कर दी है। और क्योंकि पीपीटी सपोर्टेड नहीं है, तो मेरी ओपन नहीं हो पा रही अभी। आप लोगों के पास खुल रही है ये रिबेट सी?
ओके, ऐसा करते हैं, हम जो डिस्कस कर रहे थे मैं ऐसा करूंगा, एक बार और घुमा लूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे ना वर्बली आपको सारी चीजें, आप स्लाइड्स खोलने वाले रिबेट ऑन डोनेशंस की, ठीक है। ओपन कर ली रिबेट्स ऑन डोनेशन। मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरी भी एक मिनट, चलो डाउनलोड हो जाए, 2 मिनट वेट करते हैं, डाउनलोड हो जाए। क्योंकि वो इसलिए नहीं होगी, वो पीडीएफ की आपकी पावर पॉइंट ना ऐप एक डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसमें सारे वर्ड के, पावर पॉइंट के सारे उसके बाद ही जाके डाउनलोड हो जाए तो बता देना। ठीक है, अब ये देखो, जैसे मध्या ने ये शेयर की, अभी मैंने शेयर कर दी। आप ऐसे करें, मुझे जो मध्या प्लीज आप ना, हम डिस्कस करते जाएं तो आगे वाली शेयर करती जाए, ठीक है। तो फिर हम ये डिस्कस करते जाते हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब ये थोड़ी प्रेजेंटेशन ना, मैंने जो अभी पहले दे रहा था, ये मैंने ईमेल्स डाउनलोड की, मैंने बाद में वो अपडेट की है, ठीक है। मैं आपको अपडेट रिवाइज शेयर कर दूंगा, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स मैंने उसमें अपडेट की थी। तो अब हम, हाँ, अब भी आवाज आ रही है सबको? क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर स्पेसिफाइड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अगर हमारी डोनेशन जा रही है तो उसको रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो उसमें एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, किसी कानून के तहत, जैसे मैंने कराची बोर्ड का, लारकाना बोर्ड का, इस तरीके से हर शहर के अपने बोर्ड हैं, हर कंट्री के इतने सारे बोर्ड हैं, उनमें अगर आपने डोनेशन दी, या यूनिवर्सिटी किसी गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी है उसमें डोनेशन दी, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी, जो पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी हो, ठीक है, सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में। और डोनेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। बैंकिंग चैनल मतलब उसके नाम पे चेक इश्यू होना चाहिए, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन।
या एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन भी दी हुई है, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब अप्रूव्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज, established for the purpose of religious education, charitable welfare for the promotion of sports। अब जिसका पर्पज हो कि रिलीजियस नॉलेज दे रहा हो या एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन, क्योंकि तालीम इदारा एक खोला है उसने, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पज प्रॉफिट नहीं है, एजुकेट करना है लोगों को, अंडर प्रिविलेज एरियाज में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला है। उस इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो टैक्स अथॉरिटीज में अप्रूव भी है। अब टैक्स अथॉरिटीज में अप्रूव क्या मतलब, उसने प्रॉपर एप्लीकेशन दी होगी, उसने एफबीआर ने रिव्यू किया होगा कि एफबीआर के रूल्स के तहत जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रूल के तहत बना है या नहीं बना। वो कौन से रूल्स हैं, वो हम हमारे कोर्ट्स में तो नहीं है, लेकिन एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके तहत बना हुआ है, तो उसको रिबेट मिलेगा। चैरिटेबल हो गया, वेलफेयर हो गया, या प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स हो गया। जैसे पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल को प्रमोट कर रहा है, अगर कोई ऐसा ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चाह रही है कि फुटबॉल पाकिस्तान में प्रमोट करें। अब पाकिस्तान में फुटबॉल, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स अथॉरिटीज अप्रूव्ड भी है, अगर अनअप्रूव्ड होगी तो डोनेशन नहीं मिलेगा, भले वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। सर ए और अब बी जैसे पॉइंट में क्या डिफरेंस है? ए और बी में, ए क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी होती है, ठीक है। बी होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो होती है जिसपे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने सैलरी थी, टैक्सेबल अदर सोर्सेज था, टोटल सोर्सेज हमने इनकम किया, टोटल इनकम, उसमें से ज़कात माइनस की तो टैक्सेबल इनकम आई। वो जो टैक्सेबल इनकम है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बी। और लाइबिलिटी जो इसको सैलरीड नॉन सैलरीड क्लास में जाके उस पर लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उस पर हम एक एग्जांपल और करते हैं तो फिर दोबारा क्लियर हो जाएगा। अभी अभी बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, ओके। अब ये चैरिटेबल पर्पस क्या होता है, चैरिटेबल पर्पस की भी एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन है। अब सेक्शन 2 जो होता है ना, ये मैं जनरली सेक्शन 2 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सारी डेफिनेशंस क्लास बताता है, जो सेक्शन 2 होता है। अब ये देखो सेक्शन 211A चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ फॉर द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ और द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसमें मेन जो हाईलाइट वाली बात है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को एजुकेशन रिलीफ नहीं दे पुअर्स को, मतलब जो भी बंदा गरीब है पाकिस्तान में, उसमें क्लास आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये क्लास को सिर्फ हम बेनिफिट्स देंगे, इस क्लास को नहीं देंगे। पूरी जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब कोई भी बंदा गरीब आ रहा है, किसी भी क्लास से रखता है वास्ता, किसी भी रिलीजियस सेक्टर से, तो उसको बेनिफिट दे रहा है जनरल। किस एजुकेशन भी ऐसा नहीं पर्टिकुलर क्लास को, भाई एक पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर कास्ट है, पर्टिकुलर मजहब है, उसको नहीं। ये पूरे पूरे कोई भी जनरल पब्लिक यूटिलिटी में कोई भी मतलब बंदा आ रहा है, कहीं किसी भी क्लास से आ रहा है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चैरिटेबल पर्पस में डेफिनेशन आता है। जनरल पब्लिक मतलब कॉमन पीपल्स, आम आवाम जो भी आ रही है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 मींस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। एनी पर्सन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है, एओपी भी आती है और गवर्नमेंट्स भी आती थी, अगर आपको याद हो तो डेफिनेशंस। लेकिन अदर इंडिविजुअल भी आता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कह रहा है अदर देन इंडिविजुअल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेले बंदे ने नहीं खोली होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी कि इदारा होगा जो प्रॉपर रन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जेडीसी ले, ईदी ले, तो एक इदारा है, एक बंदा नहीं चला रहा उसको, पूरे सिस्टम एक बनाया हुआ है इन्होंने, इतनी हायरिंग है सिलेक्शन है, तो उस हिसाब से एनी पर्सन में या तो क्या रहा होगा, एओपी या कंपनी अदर देन इंडिविजुअल व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस या एजुकेशनल, चैरिटेबल वेलफेयर फॉर द पर्पस ऑफ जनरल पब्लिक, या प्रोमोशन ऑफ अमेच्योर स्पोर्ट्स, जो जिसमें पाकिस्तान में जैसे फुटबॉल है अमेच्योर स्पोर्ट्स है, उसको मेच्योर, वो किस लिए, रिलीजियस के लिए, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई ऐसा इदारा है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, जैसे आईकेपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई पाकिस्तान में कंपनी ऑर्डिनेंस ने आपने नहीं पढ़ा, जैसे कंपनी ऑर्डिनेंस, कंपनीज एक्ट है,
2017, उसमें सेक्शन 42 है, उसकी भी एक क्राइटेरिया है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके सेक्शन के तहत डेवलप हो रही होती हैं। अब जैसे साफा इंस्टीट्यूशन था, माइक्रो फाइनेंस, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसके सेक्शन के तहत बनी है, तो वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्लासीफाई होंगी। ठीक है, मतलब आप उसको रिबेट देंगे और उसको डोनेशन देंगे तो आपको रिबेट मिलेगा। इसका मकसद कहने का ये कोई ऐसा इदारा है जो 2 साल के लिए खुल रहा है, 5 साल के लिए खुल रहा है, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया था, अगर आपको याद हो तो 2010 और 11 में फ्लड आया था पाकिस्तान में, 2010 में आया था, तो उसमें अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव खुली थी टैक्स अथॉरिटी से, अगर उसी को अपने डोनेशन पावर, क्योंकि अब तो वो इंटीरियर में बंद हो गई है, पहले बहुत खुली थी जब 2010 था, वो बंद हो गई है सारी, तो अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए खुली, उनको आपने डोनेशन दी तो आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, और नन ऑफ इट्स असेट्स, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या कह रहा है, नन ऑफ इट्स असेट्स कन्फर्म एज अ प्राइवेट बेनिफिट टू एनी अदर पर्सन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना उस अपने एम्प्लॉयज को इतना बेनिफिट नहीं देता, वो जनरल पब्लिक को बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नेस्ले ले रहे हैं एग्जांपल, अगर नेस्ले में आपने एम्प्लॉयज में अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में की तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इसके ओनर बने, उसके मेंबर्स बने, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड वो होता है जो आप इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न होता है, जिससे बैंक में सेविंग अकाउंट पे पैसे रखवाते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स तो वहाँ डिविडेंड मिलता है, उसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, वो हमारा सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड किसी भी एम्प्लॉयज को नहीं मिलता, ये जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिट्स है, उसके एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, अब मेन पॉइंट यहाँ पर आ गई, अब ये तो हो गई रिबेट ऑन डोनेशन, तो उसकी क्राइटेरिया किसको देनी चाहिए, लेकिन रिबेट मिलेगा कितना, अभी वो पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, रिबेट हमें मिलेगा कितना। टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द लोअर ऑफ, यहाँ हाईलाइट मैंने क्या वर्ड किया, लोअर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम इज गिवन, इट इज गिवन। काइंडली जो मेरे साथ नहीं चल रहा वो मुझे वहां पर रोके जरूर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सारे के सारे स्टूडेंट मेरे साथ चले। ठीक है, अब टैक्स क्रेडिट किसको, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का क्या था, ए डिवाइडेड बाय बी, ए क्या था, टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, ये हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगा, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, मैं कह रहा हूँ एक थ्योरेटिकल हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले। अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन सपोज आपने दी है 2 लाख रुपए, ठीक है, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो आपने कैश में दी होगी, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू दी होगी, या आपने कोई आइटम दिया होगा, फर्नीचर दिया होगा, कोई भी गाड़ी दी होगी, कभी कभी जैसे ईदी को गाड़ियां बुलान की मिल रही होती हैं, ईदी इस तरीके की गाड़ी दी होगी, या 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। अब ये इंडिविजुअल और एओपी के केस में 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 20% इन केस ऑफ कंपनी। फॉर एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, आपने 2 लाख कैश पे डोनेशन दी और आपकी इनकम टैक्स थी, टैक्सेबल इनकम थी 1 मिलियन। ये मुझे आंसर आप चैट के थ्रू दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ आएगी आप समझ आ रहा है या नहीं। अब 1 मिलियन टैक्सेबल इनकम है मेरी, ये आप वर्बली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मिलियन उसकी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। अब 2 लाख उसने डोनेशन दी है, अब उसके 30% टैक्सेबल इनकम का निकालें तो कितना बनता है, 3 लाख और 2 लाख एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन। इसमें रिबेट के लिए कौन सा अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट होगा, 2 लाख या 3 लाख? इसमें मुझे ये बताएं, हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 मिलियन है, उसका हम 30% ले रहे हैं तो कितने बन रहा है, 3 लाख। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन मैंने जो दी थी किसी भी ऐसे अप्रूव टैक्स अथॉरिटीज को के तहत डोनेशन दी थी, वो 2 लाख दी थी, लेकिन मैं रिबेट कैलकुलेट करूंगा तो कौन सा अमाउंट मेरा रेलिवेंट होगा, 2 लाख या 3 लाख? हाँ, 2 लाख रेलिवेंट होगा, क्योंकि विच एवर इज लोअर, जो सबसे इसमें लोअर अमाउंट होगा वो ही हमारे लिए रेलिवेंट होगा, जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा वो रेलिवेंट। 3 लाख हमारा 2 लाख से ज्यादा है तो वो 3 लाख अमाउंट रेलिवेंट हो जाएगा, डिस्कार्ड कर देंगे, 2 लाख हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं, 3 लाख इररेलेवेंट हो जाएगा। 3 लाख इसलिए क्योंकि कि ये अगर आप डेफिनेशंस का ये आप ये हाईलाइट पढ़े, वर्ड कीवर्ड पढ़े,
एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर मतलब जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन 2 लाख थी, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम हमने निकाला तो 3 लाख आ गया। तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या होगा, जो कम में कम कौन सा था, इस दोनों में अमाउंट 2 लाख है, तो इस तरीके से 2 लाख हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूं। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, मैं अभी वर्बली डिस्कस कर रहा हूं। एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, 1 मिलियन। अब सपोज हमारी टैक्स लायबिलिटी थी 1 लाख। सपोज हम ए ले रहे हैं, ए टैक्स लायबिलिटी थी, ए डिवाइडेड बाय बी टैक्सेबल इनकम थी 1 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट था डोनेशन का वो कितना था, 2 लाख रेलिवेंट। तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो रिबेट बनेगा। ठीक है, अब ये सी ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, सी हमारे लिए क्या हुआ यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख एवरेज रेट ऑफ टैक्स हमारा 10% बना, तो हमारा डोनेशन पे रिबेट जो बनेगा ना वो 20,000 बनेगा। ठीक है, मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी, हाँ एग्जैक्टली ये हमारा रिबेट टैक्स लायबिलिटी से कम होगा। मतलब 1 लाख टैक्स लायबिलिटी थी, 20,000 हमने माइनस कर दिया तो हमारे 80,000 लायबिलिटी बनी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें तो मैं वो डिस्कस करें। क्योंकि इसमें अभी जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एसोसिएट का आएगा। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30%। अब ये नोट फॉर स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा था, जो मैंने बात बताई थी, ये रीड कर लेता हूँ फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब रिबेट ऑन डोनेशन इज अलाउड एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स व्हिच इज ए डिवाइडेड बाय बी। ए क्या था, टैक्स लायबिलिटी बिफोर द रिबेट ऑन डोनेशन, मतलब रिबेट डोनेशन की रिबेट कैलकुलेट करते वक्त, और बी जो हमारा टैक्सेबल इनकम जो सब में कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, अब सेम एवरेज रेट ऑफ टैक्स, अब ये कह रहा है सेम एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मतलब अगर वो जैसे पास्ट में ना, ये बहुत पुराना सवाल आ चुका है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स बताओ कि क्या है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स आप ये बताएंगे भाई, ए डिवाइडेड बाय बी। ए क्या है, टैक्स लायबिलिटी, और बी क्या है, टैक्सेबल इनकम। वो पर्टिकुलर डोनेशन से पूछ रहा है, शेयर से पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, तो फिर बिफोर शेयर लिखेंगे, बिफोर डोनेशन पूछेंगे। इस तरीके से एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मकसद ही यही है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। अभी ये क्या था, shall be taken for the purpose of rebate under the section 61, 62, 63। मतलब 61 क्या है, रिबेट ऑन डोनेशन, 62 क्या है, रिबेट ऑन शेयर्स, सुकूक, लाइफ इंश्योरेंस, और ये है यूनिट ट्रेडेड फंड। एक वो भी आ रहा है, यहाँ पे अपडेट नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, ये फाइनल वाली। और अप्रूव्ड पेंशन फंड। अब वेयर द डोनेशन इज गिवन टू एन एसोसिएट, यहाँ पर मैंने वर्ड की हाईलाइट में, क्योंकि इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि आपको ये वर्ड जरूर याद करने चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, रिबेट नॉर्मल वो पूछ रहा था या एसोसिएट वाली पूछ रहा था। अगर एसोसिएट वाले पूछ रहा है तो रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 30% टैक्सेबल इनकम है, अब वहाँ यहाँ पर 15% टैक्सेबल इनकम है। अब वहां पर एग्जाम में एसोसिएट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कंपनी ऑर्डिनेंस में दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एसोसिएट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको यहाँ बता दूं, वो आपसे पूछेगा नहीं है डेफिनेशन के लिए। एसोसिएट अगर आपके कोर्स में नहीं है तो एसोसिएट वैसे उसको कहते हैं क्या, फॉर एग्जांपल जो मैं डोनर हूँ, ठीक है, अब मैं ऐसे उस इदारे का ना मैं 20% होल्डिंग करता हूँ, मतलब उसमें 20% मेरी इन्वेस्टमेंट है, या मैं उसका ओनर हूँ या उसका मेंबर हूँ, तो उसको एसोसिएट बन जाता हूँ। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन ये है कि मैं उसका मेंबर बनूंगा या ओनर हूँ या 20% मेरी उसमें होल्डिंग होगी। ठीक है, तो अगर मैं एसोसिएट, वो बताएगा कि एसोसिएट है ये आपकी, तो उसमें डोनेशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन 2 लाख है, और टैक्सेबल इनकम वहां पर बन रहा था। अब यहाँ पर एग्जांपल वही देता हूँ। अब यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन हमारी कितनी थी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन हमारी थी सपोज 2 लाख, और टैक्सेबल इनकम थी 1 मिलियन। यहाँ पर 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो 1.5 लाख बनेगा। तो इसमें रेलिवेंट क्या होगा, इसमें रेलिवेंट हो जाएगा 1.5 लाख, क्योंकि विच एवर इज लोअर। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होगा वो लोअर का ही है,
हायर का नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हायर का है तो फिर हम क्या कहेंगे, जो 2 लाख हो गया जैसे हायर, जहाँ जहाँ पे कहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर डोनेशन या रिबेट्स कैलकुलेट होते हैं वो लोअर पे होते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसी समरी है जो वैसे आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ाएंगे ना, डोनेशन इन काइंड, मतलब किसी फर्नीचर दे दिया, कोई भी ऐसा आइटम्स दे दिए, चेयर्स दे दिए, अपने मशीन्स दे दी, वॉशिंग मशीन दे दी, फ्रिज दे दी किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अब डोनेशन इन काइंड में काइंड्स का मुराद ये है। अब ये मैंने एक समरी बनाई है, जिससे वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको रूल्स याद करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इतने डिटेल में लिखे हुए। मैंने इसको 4 में डिवाइड किया और ये स्लाइड बना ली। या तो आपने इंपोर्टेड आइटम्स दिया होगा कोई, या आइटम कोई मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान में बनाए वो आइटम दिया होगा, या डेप्रिशिएबल आइटम दिया होगा, और या मोटर व्हीकल दी होगी, या अदर आइटम। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस किए होंगे। आपने जो डोनेशन काइंड्स में दिए होंगे ना, वो 5 टाइप के दिए होंगे। अब 5 टाइप को ना ये डिटेल में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक समरी स्लाइड बनाई है जो अब याद करने में ना बहुत आसानी होगी। अब इंपोर्टेड आइटम्स, ये पास्ट पेपर में सवाल आ चुका है कि अगर वैल्यूएशन आपकी डोनेशन काइंड में, मैं इससे डिस्कस भी करता हूं जैसे आप फोकस रहें कि डोनेशन इन काइंड में वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, तो आप उसका ये बताएंगे डिटेल। इंपोर्टेड आइटम आपने दिया है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में कोई इंपोर्ट आइटम कराया और वो मैं किसी अप्रूव्ड टैक्स अथॉरिटीज को दे रहा हूँ, तो किसी इदारे को दे रहा हूँ जो डोनेशन की क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? उसकी वैल्यूएशन ऐसे होगी कि उसको असेस बाय कस्टम अथॉरिटीज इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस ऑल चार्जेस, ठीक है। अब कस्टम अथॉरिटीज जो वैल्यू उसका एटम का असेस करेगी, सपोज जैसे मोबाइल आप इंपोर्ट कराते हैं ना आजकल, तो उस इंपोर्ट में टैक्सेशन कस्टम अथॉरिटीज ने, एफबीआर ने आइडेंटिफाई की है, फिर उस पे ड्यूटीज जो लगेंगी, फिर उसकी कस्टम क्लियरेंस चार्जेस आएंगी, फिर एक्सपोर्ट क्लियरेंस चार्जेस। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज, मैं ऐसे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ लेकिन आपको इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, वो मैं थोड़ी अंडर। फॉर एग्जांपल आप कोई भी आइटम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे गाड़ी इंपोर्ट कराते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, या बिजनेसमैन जो भी इंपोर्ट्स कराते हैं उनको कस्टम क्लियर एजेंट, एक एजेंट होता है वो अपॉइंट करना पड़ता है। वो आपको कस्टम क्लियरेंस चार्जेस देता है, उसमें कस्टम अथॉरिटीज की एक गुड डिक्लेरेशन नोट बनता है, उसमें ना वो वैल्यू असेस करते हैं कि इस आइटम का वैल्यू क्या है और उस पर कितना टैक्स लगेगा, इसमें कितनी चार्जेस लगेंगी, वो सारी। तो जो वैल्यू उसमें जीडी में वगैरह में जो डिक्लेयर्ड है ना, कस्टम अथॉरिटीज ने असेस किए, उसके अपने रूल्स हैं अथॉरिटीज, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, एफबीआर के रूल्स हैं जो पढ़ रहे हैं, सैलरी के रूल्स है, कैलकुलेशन के, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, इनकम फ्रॉम बिजनेस के, इस तरीके से ना वहां पे भी हर आइटम को डिफाइन करने के अपने रूल्स हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट आइटम में जो कस्टम अथॉरिटीज ने वैल्यू असेस किया, ठीक है। अब ये इंपोर्टेड आइटम में यहाँ पर सारे वैल्यू आ रहे हैं अदर देन मोटर व्हीकल। यहाँ पर जो मैंने डी लिखा है, मोटर व्हीकल रेफर नेक्स्ट स्लाइड लिखा है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मोटर व्हीकल्स के ना अलग से रूल डिफाइन किए गए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर अदर देन मोटर व्हीकल्स मतलब गाड़ी के अलावा आ रहे हैं। और आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, अगर कोई पाकिस्तान में सपोज हम साबुन दे रहे हैं या सरफ दे रहे हैं किसी भी इदारे को, तो जो पाकिस्तान में साबुन की कॉस्ट बनी या कोई भी चीज बनी, उसकी परचेस प्राइस प्लस उसमें अगर कोई टैक्स लग रही है और चार्जेस कोई भी लग रही हैं, तो भाई बनने में जो चार्जेस लगी उसकी इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से अप्रूवल की चार्जेस लगी तो वो कॉस्ट लेंगे, ठीक है। यूज डेप्रिशिएबल आइटम, डेप्रिशिएबल आइटम क्या होते हैं? जो बिजनेस एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये डेप्रिशिएबल एसेट्स आपको सर वो भी पढ़ाएंगे सर आजिक, जो डेप्रिसिएशन टैक्स, डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसके अपने रेट्स हैं। जैसे अपना फर्नीचर है तो उसका अपना रेट है, तो उस रेट के हिसाब से अपने फर्नीचर को रिड्यूस किया और डेप्रिशिएट किया। उस डेप्रिशिएट आइटम सपोज 3 साल यूज है, 3 साल हमने डेप्रिशिएट करके फिर जो कॉस्ट बनी वो हम कॉस्ट किसके लिए, रिबेट कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूएबल कंसीडर करेंगे। सपोज हमारी फर्नीचर की कॉस्ट बन रही है 2 लाख या 1 लाख और 30% टैक्सेबल इनकम भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये ज़हन में रहे कि दोनों कंडीशन हम कंसीडर करेंगे, ये अलग से वर्किंग करनी पड़ेंगी। फर्नीचर की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, फिर हमने 30% टैक्सेबल इनकम लिया, विच एवर इज लोअर था वो हमारे लिए रेलिवेंट हो गया, ठीक है। और मोटर व्हीकल रिफर नेक्स्ट स्लाइड, ये तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये हो गया अदर आइटम। इसमें अदर आइटम में यूज पर्सनल एसेट्स आते हैं, आपके यूज अपने घर की कोई यूज पर्सनल एसेट्स हैं, उसमें आपने मतलब रिबेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आपने डोनेशन दी है और उसको डोनेशन आपने कोई घर का असेट दे दिया।
अब घर का कोई एसेट दे दिया, उसमें वैल्यू कैसे डिफाइन करें? उसमें तो हम डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस क्लास के एसेट्स के रेट्स दिए हुए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। अगर कोई घर का एसेट दे रहे तो उसमें कोई उसके हिसाब से वो नहीं दिए हुए, रेट्स नहीं दिए हुए। उस केस में हम क्या करेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू जो फेयर में मार्केट वैल्यू है वो एफबीआर ने जो आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। अब फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। अब वैल्यूएशन ऑफ मोटर व्हीकल एज अ डोनेशन। आपको समझ आ रही हैं बातें? सबको समझ आ रही हैं बातें? क्लियर हो रही हैं? काइंडली चैट में कंफर्म करें, सबको क्लियर आ रही हैं बातें? अभी हमने जो स्लाइड डिस्कस की वो ये वाली स्लाइड डिस्कस की। इंपोर्टेड एटम्स, एटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, यूज्ड डेप्रिशिएबल एटम, उसमें वैल्यूएशन किस तरह होगी, मोटर व्हीकल, अदर एटम्स, ठीक है। ओके, अब हम वैल्यूएशन ऑफ मोटर व्हीकल एज अ डोनेशन पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, ये इसको डिटेल में समझते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि अगर गाड़ी दे रहे हैं तो उसमें वैल्यूएशन किस तरीके से होगी। आप नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें मध्य, एक मोटर व्हीकल वाली। एक मोटर व्हीकल्स वाले रूल्स लिखे होंगे वो शेयर करें, वो ये वाले, ठीक है। मोटर व्हीकल्स वैल्यूएशन नजर आ रही है आपको, ठीक है। अब इम्पोर्टेड, आपने ये समरी बनी हुई है, इसकी डिटेल्स जो है ना, ये सारी डोनेशन इन काइंड, ये अलग अलग से आइटम लिखा हुआ है। मैंने एक स्लाइड बना दी है जिसमें याद करना आपको आसान होगा। अब इम्पोर्टेड आइटम्स दिए और एक है मोटर व्हीकल्स लोकल आइटम्स। आपने क्या दिया होगा इसको, अगर हम डिटेल में पहले ऐसे ही डिस्कस कर लें। आपने या तो नई गाड़ी दी होगी, नई गाड़ी इंपोर्टेड दी होगी या लोकल दी होगी, या अगर यूज गाड़ी दी होगी, यूज गाड़ी इंपोर्टेड दी होगी या लोकल दी होगी, ठीक है। या तो गाड़ी आपने दी होगी 5 साल से पुरानी या 5 साल से कम पुरानी। अब हर इंपोर्टेड के केस में वैल्यूएशन अलग है, लोकल के केस में वैल्यूएशन अलग है। अगर इंपोर्टेड आपने गाड़ी दी है डोनेशन में, उसके केस में रिबर्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें ये कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने न्यू गाड़ी दी है, इंपोर्टेड मैंने लिखा है न्यू, न्यू गाड़ी दी है या तो यूज गाड़ी दी है। अगर न्यू गाड़ी दी है उसकी CIF वैल्यू लेंगे। CIF वैल्यू होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल देयर रजिस्ट्रेशन। अब ये वैसे तो ये आप CIF एक वो है जो आप प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आएंगे तो ये प्रैक्टिकल देखेंगे। कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फ्रेट क्या होता है, एक बायर और सेलर में एक एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी इंपोर्ट करा रहा हूँ, एक होता है FOB वैल्यू, लेकिन यहाँ पर है CIF वैल्यू। अगर CIF वैल्यू के हिसाब से अगर मैं गाड़ी इंपोर्ट करा रहा हूँ, उसमें क्या होता है, जब तक गाड़ी मेरे पास पहुंच नहीं जाती, पाकिस्तान में मेरे मुझ तक पहुंच नहीं जाती, तब तक वो इंश्योरेंस जो पे करेगा, कॉस्ट पे करेगा, वो इंश्योरेंस जो बियर करता है ना कॉस्ट, अगर कोई लॉस हो जाता है गाड़ी का, पाकिस्तान में गाड़ी जब तक आ रही है, बीच में गाड़ी डैमेज हो गई, तो उसकी जो सेलर है, मैं जापान से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो सेलर खुद ही बियर करेगा उसका लॉस। जब तक वो मुझे पहुंच नहीं जाती ना, उसकी उस तक जिम्मेदार वो सेलर होता है, जापान होता है, समझो जापान का कोई सेलर होता है जिससे मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, उसमें मैं जो कॉस्ट पे करूंगा, उसकी इंश्योरेंस पे करूंगा, वो मुझसे चार्जेस ले रहा होता है उतने इंश्योरेंस फ्रेट, प्लस मैं कस्टम क्लियरेंस से गाड़ी क्लियर कराऊंगा, उसकी ड्यूटीज, उस पर टैक्स लगेगी, फिर उसको गाड़ी को रजिस्टर कराऊंगा। तो जो वहां तक जो टोटल मेरी कॉस्ट बन रही है ना, तो उसको, अब ये वो पूछता है कि इम्पोर्टेड आइटम्स, इतना डिटेल नहीं पूछेगा कि इम्पोर्टेड आइटम्स में तो आप लिखेंगे CIF वैल्यू
प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल देयर रजिस्ट्रेशन। ये एक मैंने समरी लिखी है। न्यू गाड़ी में इंपोर्टेड वैल्यू का आइटम इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैं गाड़ी डायरेक्ट नई इंपोर्टेड प्राइस यूज गाड़ी ले रहा हूँ, अब पाकिस्तान में एक इंपोर्टेड गाड़ी आ गई, उसको मैं यूज ले रहा हूँ, इंपोर्ट प्राइस जो कस्टम अथॉरिटी से मैंने एडॉप्ट की है उसकी वैल्यू, उसके बाद ऑल चार्जेस, उसकी जो भी क्लियरेंस की चार्जेस या वगैरह ड्यूटीज लगती है ना, वो सब में शामिल होंगी टिल देयर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो यूज की गाड़ी के केस में ही वो होता है, ठीक है। इंपोर्ट प्राइस, क्योंकि वो इंपोर्ट पहले हो चुकी है, उसकी सीआईएफ वैल्यू नहीं होगी। ये तो सीआईएफ बिल्कुल न्यू गाड़ी है, तो उसके हिसाब से उसने जो गाड़ी के पैसे दिए, उसके इंश्योरेंस के पैसे दिए, फ्रेड के पैसे दिए, ड्यूटी चार्जेस सारी, और कस्टम अथॉरिटीज ने जो वैल्यू, इसके कस्टम अथॉरिटीज के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब कोई पाकिस्तान में नई गाड़ी ले ली, अब पाकिस्तान में कोई नई गाड़ी ले ली, प्राइस पेड बाय द डोनर, जो डोनेशन दे रहा है, ठीक है, प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल देयर रजिस्ट्रेशन। कल्टस गाड़ी ली, उसकी ड्यूटीज पे की, उसकी चार्जेस पे किए, रजिस्ट्रेशन उसकी कराई, तो वो उस केस में न्यू परचेस। अब इस केस में एक ये लिखा है, नोट फॉर स्टूडेंट, value adopted in the first year shall be reduced by 10% of the said value, that is on a straight line basis for each successive year up to maximum 5 year। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गाड़ी नहीं ली, अगर न्यू गाड़ी ली और न्यू परचेस व्हीकल ली या यूज ली, इस केस में, तीनों केस में क्या होता है, ये मैंने तीनों में देखो यहाँ तक हाईलाइट किया है, ये मैंने स्लाइड की यहाँ, इन तीनों के केस में आप क्या करेंगे, 10% डेप्रीशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 साल गाड़ी यूज करके फिर डोनेशन दी है, तो अब सपोज 1 मिलियन की गाड़ी थी, 1 मिलियन की आपने 2 साल यूज की, 10% आपने माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और 10% 2 साल बाद यूज की, और 8 लाख जो वैल्यू बनेगी, 8 लाख जो वैल्यू बनेगी ना उसकी, वो 8 लाख आप एज अ डोनेशन देंगे, ठीक है। 8 लाख उसकी डोनेशन की वैल्यू होंगी। 5 साल तक आपको 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है। अब 5 साल के बाद क्या करेंगे, 5 साल के बाद एक रूल आ रहा है आगे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होगा, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब यूज्ड व्हीकल, यूज्ड क्या है, अप टू 5 इयर्स। अब यूज, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको गौर से सुनना, ठीक है। अप टू 5 इयर्स ओल्ड, एक गाड़ी है जो 5 साल पुरानी है, ठीक है। अब 5 साल पुरानी है, उस केस में ये अगर आप रीड करें, ओरिजिनल कॉस्ट इज रिड्यूस बाय, लोकल गाड़ी है, गाड़ी इसमें ये क्या है, इंपोर्ट नहीं है, लोकल ही है। मैंने यहाँ देखो, लोकली यूज गाड़ी है, मैंने पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड है, पाकिस्तान की असेंबल्ड गाड़ी है। उसमें क्या कहेंगे, अगर 5 साल वो पुरानी, मतलब 4 साल हुए उस गाड़ी को या 3 साल हुए, original cost is reduced by 10% for every year following the year in which it was imported या purchased, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, एक गाड़ी ली आपने, रिड्यूस बाय, उसको क्या करेंगे, 10% से रिड्यूस करके आपने उसकी वैल्यूएशन कंसीडर करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इज रिड्यूस बाय 10% एवरी ईयर फॉलोइंग द ईयर इन व्हिच इट वाज इंपोर्टेड एंड परचेस्ड। इसका मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी यूज्ड गाड़ी खरीदी, वो आप किस पर्पज के लिए खड़ी, क्यों, आप डोनेशन देना चाह रहे थे। अब डोनेशन देंगे तो रिबेट कैलकुलेट होगा, तो अब रिबेट के लिए वैल्यूएशन क्या है, हम उस पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने गाड़ी दे रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, उसकी गाड़ी थी 1 मिलियन की गाड़ी थी, 4 साल यूज हो गई, तो 6 लाख वैल्यू हो गई। लेकिन आपने जो परचेस की है वो 5 लाख की है, तो इसमें वैल्यूएशन 5 लाख होगी या 6 लाख होगी। वैल्यूएशन के लिए, डोनेशन के रिबेट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट कौन सा होगा, 6 लाख या 5 लाख, या आप काइंडली चैट में कंफर्म करें, 5 लाख रेलिवेंट होगा या 6 लाख 6 लाख रेलिवेंट होगा या 5 लाख रेलिवेंट होगा। काइंडली चैट में कंफर्म करें ये अमाउंट। इसमें अगर एक गाड़ी है 1 मिलियन की हमने दी, क्योंकि हमने परचेस कास्ट थी हमारी 5 लाख, लेकिन हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं वो तो 6 लाख, क्योंकि 4 साल पुरानी है। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन करेंगे तो 6 लाख बनेगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल करके स्लाइड अपडेट करके शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अपडेट की हुई है। और बताएं खुजैमा, आप बताएं, और कायनात आप भी बताएं।
इसमें 5 लाख वैल्यू होगी इरेलीवेंट या 6 लाख? डेप्रिसिएशन अगर 10% करते जाते हैं तो 9 लाख फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 8 लाख बनेगी, तीसरे साल 7 लाख, चौथे साल 6 लाख। और हमने परचेस कास्ट की है 5 लाख, 4 साल पुरानी गाड़ी है तो हमने डेप्रिशिएट उसको किया तो 6 लाख वैल्यू बन रही थी, हमने खरीदी 5 लाख की थी। तो हमारी डोनेशन के लिए अमाउंट रेलिवेंट होगी, वो होगी हमारे लिए कौन सी अमाउंट रेलिवेंट होगी? 6 लाख। क्योंकि ये कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट इज रिड्यूस बाय 10% एवरी फाइलिंग ईयर। ये कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट को रिड्यूस करें। ओरिजिनल कॉस्ट हमारी क्या थी? जिसमें हमने खरीदी थी, मतलब ओरिजिनल बंदे ने जिसने खरीदी थी 1 मिलियन की खरीदी थी, उस ओरिजिनल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। जो मैंने ओरिजिनल कॉस्ट खरीदी है ना, उसको इग्नोर करेंगे। जो मैंने परचेस कॉस्ट की है वो इग्नोर करेंगे। मतलब 5 लाख यहाँ पे परचेस कॉस्ट इग्नोर करेंगे। ये बात समझ आ गई मध्या? ये बात समझ आ गई? क्योंकि 5 लाख यहाँ पे इररेलीवेंट है। ये कह रहा है परचेस कॉस्ट जो है वो इररेलीवेंट हो जाएगी हमारी। ये बात समझ आ गई? ओके। बाकी कायनात और खुजैमा अपडेट नहीं दे रहे। कायनात और खुजैमा आप अवेलेबल हैं? ठीक है, समझ आ गई। ओके। अब ये 5 इयर्स ओल्ड में हमने किस तरीके से हम डेप्रिशिएट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट की, जो फर्स्ट ओनर की कॉस्ट थी। ठीक है। उसके बाद एक आ रही है 5 इयर्स ओल्ड वाली। अब 5 इयर्स ओल्ड वाली एक गाड़ी है जो 5 साल तक हमने क्या करना है, 10% तक डेप्रिसिएशन करनी है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रूल है कि 5 साल तक कोई भी गाड़ी है उसको 10% हमें स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन करना है। अगर एक गाड़ी 5 साल से पुरानी है उस केस में कंडीशन अलग है। अब ये एक बार मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें तो फिर डिस्कस करें इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा और टेक्निकल है। परचेज प्राइस पेड बाय द डोनर फॉर द यूज्ड कार। जो मैंने यूज कार है उसके लिए, मैंने गाड़ी के लिए सपोज मैंने पे किए एक 4 लाख, ठीक है। और 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू विच एवर इज हायर। यहाँ पे बात क्या कर रहा है? हायर। हमेशा जहां पर भी हमने पढ़ा है वो लोअर पढ़ा है, यहाँ पर हम हायर की पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू विच इज एवर इज हायर। हम अमाउंट इसमें भी सेम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि समझाना आसान हो। 1 मिलियन की कॉस्ट थी, 5 साल गाड़ी पुरानी हो चुकी है, तो उसकी अगर 5 साल पुरानी हो गई तो उसकी 5 लाख वैल्यू बनी सपोज, या 6 साल पुरानी है गाड़ी, उसकी हमने वैल्यू पे की, जब परचेस की तो वो 3 लाख में मिली और हमने पे किए थे 4 लाख। तो इसमें अमाउंट जो रेलिवेंट होगा वो कौन सा होगा? जो खरीदी हमने गाड़ी 6 साल पुरानी वो 4 लाख पे की, अगर हमने उसको डेप्रिशिएट किया तो उस केस में हमारी वैल्यू बनी। फॉर एग्जांपल, अब दोबारा मैं बताता हूँ, ये एग्जांपल दोबारा मैं कर लेता हूँ। ये एक बार आप रीड करें तो फिर मैं दोबारा एग्जांपल करता हूँ। परचेज प्राइस पेड बाय द डोनर फॉर द यूज्ड कार 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। ठीक है। अब गाड़ी जो है मेरी 5 साल पुरानी है। अब मेरी 5 साल पुरानी है तो मैंने डेप्रिसिएशन किए तो उसमें मैक्सिमम 5 साल तक कर सकते हैं, तो मेरी 50% कॉस्ट बनी। ठीक है। और मैंने पे किया था, उसके लिए पे किया है 6 लाख, और मेरी गाड़ी की डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू बनी 5 लाख। तो इसमें मेरी रेलिवेंट अमाउंट होगी वो 6 लाख होगी, क्योंकि इसमें जो कह रहा है कि अगर 5 साल गाड़ी पुरानी हो उसमें अगर जो वैल्यू हायर होगी ना वो आप पे करेंगे। 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू विच एवर इज हायर। मतलब अब 50% हमने वैल्यू निकाली 1 मिलियन की, 50% हमने वैल्यू निकाली वो बनी 5 लाख। हमने पे किया था कितना? उसमें डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू का 50% निकालेंगे। ओरिजिनल वैल्यू 1 मिलियन थी, उसका 50% निकाला, कितना बना? 5 लाख। अगर आपने 6 लाख पे किए तो 6 लाख रेलिवेंट हो जाएगा। अगर आपने 4 लाख पे किए, सपोज उस गाड़ी के आपने 4 लाख पे किए, दो केस हो सकते हैं, या तो आपने ज्यादा पे किए होंगे या कम पे किए होंगे उस 50% से। अगर अगर आपने 50% से 5 लाख से उससे कम पे किए, 4 लाख पे किए, तो 5 लाख रेलिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो चेवर हायर कह रहा है। ये बात समझ आ गई?
पहले कंफर्म करें, कायनात, खुज़ैमा, ये तीनों बात सबको समझ आ गई? और खुज़ैमा आपको समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, ओके। अब यही इंपोर्टेड एटम्स, एटम मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान या यूज्ड डेप्रिशिएबल एटम्स, ये सारी चीजें हमने क्या की, ये मैंने स्लाइड्स में बना ली थी। तो ये हम चीजें सारी डिस्कस कर चुके हैं। जिसको बाद में भी कोई चीज समझ नहीं आती तो वो मुझसे अलग से मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है, बाद में। सही, अभी हम आगे चलते हैं। और अभी हमने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़े, रिबेट ऑन डोनेशंस पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा उसकी मेथड्स, कैलकुलेशन, टैक्स क्रेडिट, फिर वैल्यूएशन। अगर हमने काइंड में डोनेशन दे रहे हैं तो हम उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये देखा जाए, ये मैं आपके साथ पढ़ भी लेता हूँ कि ये सारी हम चीजें स्लाइड के हिसाब से मैंने एक समरी बनाई हुई थी, वो डिस्कस कर चुके हैं। मोटर व्हीकल्स, न्यू व्हीकल इंपोर्टेड बाय डोनर शैल बी वैल्यूड एट CIF वैल्यू, कॉस्ट, इंश्योरेंस प्लस ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल द रजिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ चुके थे। न्यू व्हीकल अगर लोकली परचेस की तो उसका क्या वैल्यूएशन होगी, ये भी हम पढ़ चुके। यूज व्हीकल है, उसमें भी इंपोर्टेड बाय डोनर, उसकी इंपोर्ट प्राइस उसकी क्या पे की उसने, उसके बाद कस्टम ड्यूटीज अगर उसको लग रही हैं, और वैल्यू उसने क्या असेस की है उसके हिसाब से, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और यूज व्हीकल, व्हीकल 5 साल से पुरानी है या मोर देन 5 years ओल्ड है, तो उसमें भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये अदर आइटम्स हम ये पढ़ चुके थे। फेयर मार्केट वैल्यू अगर यूज पर्सनल एसेट्स, इसमें ये हाईलाइटेड है, यूज पर्सनल एसेट्स, ठीक है। अब ये सवाल मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी यहाँ पर थोड़ा मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये 2 million इज रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। अगर हम फंड को, ऐसे फंड को हम डोनेशन दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, तो क्या ये डोनेशन के लिए फंड एलिजिबल होगा या नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये बताना है, कंफर्म करना है कि हाँ या ना। रिलीफ फंड को आपने डोनेशन दी है 2 million की, तो क्या ये अमाउंट डोनेशन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं। रिलीफ फंड एक फंड है, जैसे पाकिस्तान प्राइम रिलीफ फंड खोले हैं, डैम फंड खोलते हैं, इस तरीके से ये भी एक रिलीफ फंड है। जी सही बात है। अब पर्सनल कार इंस्टीट्यूशन टू अप्रूव दिस कार वाज परचेस्ड, अब यहाँ पे कार वाली, अब ये दिस कार वाज परचेस्ड अशरफ 4 years ago एट द कॉस्ट ऑफ 8 लाख, द फेयर मार्केट वैल्यू इज 6 लाख। इस केस में ये बताएं मुझे, उस गाड़ी की 4 साल पुरानी गाड़ी है। अब 4 साल पुरानी गाड़ी है, उस फेयर मार्केट वैल्यू अगर मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कराएं गाड़ी की तो 6 लाख बन रही है। और आप जो ओरिजिनल 4 साल के पहले जब खरीदी थी उसकी गाड़ी थी 8 लाख। अब इस केस में हमारी वैल्यूएशन क्या बनेगी डोनेशन की, ये अमाउंट मुझे बताएं। इसमें कौन सी अमाउंट डोनेशन के लिए हमारी रेलिवेंट होगी। अगर इसको 8 लाख को 4 साल डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, हमने बोला, मैंने ये बताया था अगर 5 साल तक गाड़ी पुरानी होगी तो उस केस में हम 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या बन रही है या फेयर मार्केट के वैल्यू क्या बन रही है उसको हम इग्नोर करके
4 साल जो वैल्यू है उसको डेप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यूएशन बनेगी वो हमारी कितनी बन रही है, मुझे कैलकुलेट करके बताएं। आठ लाख को 4 साल तक डेप्रिशिएट करें 10% के हिसाब से, ठीक है 4,80,000 सही बात है। तो हमारे लिए जो डोनेशन के लिए अमाउंट होगी रेलिवेंट वो 6 लाख नहीं होगी, वो 4,80,000 होगी, जो रिबेट कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगी। मतलब टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 4,80,000। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी हम आगे वाली स्लाइड पे, तो क्योंकि इसमें एक थोड़ा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूँ उससे पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें। मुझे नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें प्लीज। थैंक यू स्टूडेंट्स जिसने कोऑपरेट किया मेरे साथ। 4,80,000 नो रिपेड डोनेशन, ये डी वाला भी इग्नोर करें, इसको हम डिटेल के सी डी एम सी को इग्नोर करें क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है। सी सॉरी, इसमें सी था, डी वाला इसमें स्लाइड में था ही नहीं, तो डी वाला में तो सी वाला है तो डी वाला अपडेट नहीं है। डी वाला भी हम सी वाला डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डी वाला मैं अपडेट कर रहा था, वो आपके पास स्लाइड अपडेट नहीं होगी। अब ये लिखा हुआ है, अगर आप सी पढ़ें, आप सी पढ़ लें, सी पढ़ लें। इसमें लिखा है कि सी में मेडिसिन टू प्राइवेट हॉस्पिटल अनअप्रूव्ड परचेस एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। अब इस केस में अनअप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर डोनेशन दी है 1 लाख रुपए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, irrelevant, no rebate shall be allowed on the donation to private hospital। अब इसमें डी मिसिंग है, वो मैं एक अपडेट करके क्वेश्चन फिर मैं आपसे ये ना डी और ई एक अपडेट करवाऊंगा, वो आप ही करेंगे, मैं आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको, वो मुझे शेयर कर दीजिएगा आंसर उसके बाद। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। जून 2005 ICAP CFF, ये फाइनल में आ चुका था सवाल, मतलब मॉड्यूल एफ में। मिस्टर महमूद मुराद इज a leading industrial and philanthropist of the country who supports and makes donation in cash and kind to various non-profit organizations. He recently donated some property and other goods to NGO, wishes to inquire the rules for valuation of same under the income tax ordinance। अब जो हमने वैल्यूएशन के रूल पढ़े कि क्या इंपोर्टेड आइटम्स के क्या रूल्स हैं, परचेज प्राइस लोकली मैन्युफैक्चर्ड क्या है, गाड़ी के क्या रूल्स हैं। अब देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इसमें क्या पूछ रहा है कि वैल्यूएशन बताओ डेप्रिशिएबल आइटम में, तो भाई कॉस्ट हम लेंगे, उस पर डेप्रिशिएट आइटम माइनस करेंगे, उसमें 4-5 चीजें बताएंगे, इंपोर्टेड आइटम, आइटम मैन्युफैक्चर्ड, यूज व्हीकल आइटम, मोटर व्हीकल और अदर आइटम्स। ये हम डिटेल में हम जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल क्वेश्चन ए, अगर आप आंसर नहीं देखे क्योंकि मैंने तो आपको अब ये क्वेश्चन मुझे ए आप करके दिखाएं तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूं। अगर आगे वाली स्लाइड आप शेयर नहीं करें किसी को भी, मतलब आगे वाली स्लाइड शेयर नहीं करें क्योंकि ये वाला जो टैक्सेबल सैलरी 4 लाख है, टैक्सेबल अदर सोर्सेज है, कैश रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, ज़कात पेड और डोनेशन टू बादशाह डैम है ना, ये इग्नोर करें आप, ये 1 लाख इग्नोर करें। डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बैंकिंग चैनल,
1 लाख डोनेशन टू बादशाह डैम में, ये इग्नोर करें। इसके बाद आप ये सवाल सॉल्व करें कि इसमें फुल टाइम टीचर में सैलरी अलाउंस कैसे कैलकुलेट होगा, और ये टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, और डोनेशन का रिबेट कैसे कैलकुलेट होगा, ये मुझे कैलकुलेट करके बताएं। ये सवाल आप करें और फिर नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें, तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये सवाल मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ठीक है, या 10 मिनट देता हूँ, चलो ये सवाल आप करें। अभी हुए 10:40। नेक्स्ट स्लाइड शेयर नहीं करना। डोनेशन टू बादशाह डैम, ये वाला 1 लाख रुपीज इग्नोर करना है, ये वाला आपको मतलब कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है, ये ऐसे समझो लिखा ही नहीं है, ठीक है। डोनेशन फॉर बादशाह डैम ये पुराना होता था, तो उस पुराने कोर्स में ये उसके हिसाब से था, ये अब नहीं, अभी इसको इग्नोर करें पॉइंट को, ठीक है। अभी कौन सी पॉइंट लेनी है? टैक्सेबल सैलरी लेनी है, टैक्सेबल अदर सोर्स की अमाउंट लेनी है, किस रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, मतलब आपको माँ बाप के थ्रू पैसे जो मिले, प्रॉपर्टी मिली, और ज़कात पेड, आपने ज़कात पे की है, और डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल, अप्रूव्ड को मिला है, तो उसमें डोनेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू मिला है, तो ये रिबेट के लिए एलिजिबल है। अब इसमें ये मुझे इसमें 30% वाली कंडीशंस भी आपको देखनी है, और आपको ये भी देखना है कि 15 लाख दिया है, विच एवर इज लोअर बनेगा वो अमाउंट आपको देखना है कि कौन सा रेलिवेंट है, ये आप कैलकुलेट करें, और 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। प्लीज कायनात खुजेमा और मथिया ये सवाल सॉल्व करें, और डोनेशन फॉर बादशाह डैम ये 1 लाख इग्नोर करना है। ये स्लाइड्स जो है मैंने अपडेट जो अभी लैपटॉप में थी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अपडेट स्लाइड्स। इसमें आपको सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास के रेट भी देखने पड़ेंगे आपको। ये बहुत केयर से क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल भी है, और मैं एक हिंट भी इसमें दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि गलती ना हो। इसमें फुल टाइम टीचर का अलाउंस भी कैलकुलेट होगा, रिबेट, डोनेशन का भी रिबेट कैलकुलेट होगा। इसमें ज़कात की भी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो भी नोट करना, उसकी ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैंने ये बताया था फुल टाइम टीचर अलाउंस, और एक और भी हिंट दे देता हूँ, फुल टाइम टीचर अलाउंस में ये मुझे आंसर काइंडली अपने शेयर कर दीजिएगा चैट के थ्रू, फिर हम डिस्कस करें, क्योंकि सारे मैं कह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स जो है सब सबके पास क्लैरिटी हो।
सबके जैसे ही हो जाए, सबके सब अपने आंसर शेयर करते जाएं। सबने कर लिया ये सवाल? अब इसमें टैक्सेबल फुल टाइम टीचर अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते थे? वो अलग से उसकी कैलकुलेशन लेते थे, उसका अलग से फिर रेट जाके देखेंगे, उस पर टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगी उस पर 25% लाइबिलिटी के हिसाब से रिड्यूस करके वो हम रिबेट कैलकुलेट करके आएंगे, लेंगे और रेलिवेंट होगा। इसी तरीके से आपने किया है टैक्सेबल इनकम, और इसमें टोटल इनकम का भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, इसमें टैक्सेबल इनकम का भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, इसमें फुल टाइम टीचर अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। इसमें मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ना सारे सही करें। तो ऐसा ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको मैं घर के लिए दे दूंगा, हम आगे मूव हो जाएंगे। जिसने कर लिया है वो अपना आंसर शेयर करे। ठीक है, स्लाइड शेयर करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
किसी के पास नेक्स्ट स्लाइड खुल रही है? मध्य मध्य छोड़ के चली गई शायद। जिसने जितना शेयर कर लिया था वो शेयर करे, तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि गलतियां क्या की है। इसमें क्या होगा, ऐसे ही मैं वर्बली अभी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं शेयर भी कर लूंगा। अब ऐसा करते हैं, टैक्सेबल सैलरी आपने ली 4 मिलियन, ठीक है। टैक्सेबल अदर सोर्सेस आपने लिया 1,20,000, तो ये मिला 5,20,000 आपकी बन गई टोटल इनकम। अब कैश रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस, वो क्या होता है कि अगर आपको इनहेरिटेंस के थ्रू पैसे मिलते हैं, अगर आपको माँ बाप के थ्रू कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर या जब डिवीजन हो रहा होता है फैमिली में, तो प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही होती है, उस डिवीजन फैमिली पे अगर आपको इनहेरिटेंस के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, कैश मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, घर मिलता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो 8.2 मिलियन हम टैक्सेबल टोटल इनकम में लेंगे ही नहीं। इसमें टोटल इनकम क्या लेंगे, 4 मिलियन प्लस 1 मिलियन, तो ये बना टोटल इनकम। टोटल इनकम में से माइनस करते हैं हम ज़कात, 5 चीजें माइनस करते हैं, ज़कात, प्रॉफिट ऑफ डेट, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशन एक्सपेंस। ज़कात में हमारा क्या होता है, जो हमारा टोटल इनकम में से माइनस होता है, वो 48,000 हम माइनस करेंगे तो हमारी बन जाएगी 4,78,000 कुछ बनेगी, ठीक है। उसके बाद डोनेशन टू भाषा टाइम, ये मैं माइनस, ये नहीं मैंने कहा था इग्नोर करो। तो डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल, ये तो बाद में होगा जब टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टोटल टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी कितनी बन रही है, हमारा स्लैब रेट अप्लाई हो रहा है, स्लैब नंबर 6 अप्लाई हो रहा था। समझ आ रही है ये बात? ये नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमारी क्लास है ना कल, तो इंशाल्लाह कल भी मैं ये थोड़ा, अभी जो हमारा अप्लाई हो रहा है ये बनेगा से 5 मिलियन के अंदर हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है, सैलरीड क्लास बन रहा है, क्योंकि हमारी टैक्सेबल सैलरी जो बन रही है वो 75% बन रही है टैक्सेबल इनकम से। अब जो हम टोटल इनकम नहीं लेंगे बिफोर डोनेशन, बिफोर जक़ात, आफ्टर जक़ात डिडक्शन, वो वाली हम कैलकुलेशन में लेंगे, जो टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, वो 75% हमारी ज्यादा बन रही है, तो हम टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे 3,70,000 हमारी फिक्स बन रही है, और 20% हमारा एक्सीडिंग अमाउंट पे बन रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। हम जो टोटल टैक्स लायबिलिटीज में हम डायरेक्ट रिबेट एंड डोनेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम ये फुल टाइम टीचर है, और फुल टाइम टीचर में हम इसका रिबेट मिलेगा, तो उसको किस पे मिलेगा, टैक्सेबल अदर सोर्सेज पे नहीं मिलेगा, तो 4 मिलियन पे मिलेगा। 4 मिलियन पे हम अलग से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, इस पे भी स्लैब नंबर 6 आ रहा है, 3,70,000, और 20,000 अलग, 20% अलग अप्लाई होगा किस पे, 5 लाख पे। तो ये बन रहा है 10,000 अलग, और 3,70,000, 3,80,000 इस पे हम 25% अप्लाई करेंगे। फुल टाइम टीचर अलाउंस की हम लायबिलिटी अलग से कैलकुलेट करेंगे, फुल टाइम टीचर पे अलग से लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, उस अलग से लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उस पे 25% अप्लाई करेंगे, और वो जो टैक्स रिबेट, हम टैक्स लायबिलिटी हमारी कैलकुलेट होगी, वो हम माइनस करेंगे जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई थी जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट किया था, फिर टैक्सेबल इनकम ज़कात माइनस करके टैक्सेबल इनकम आई थी, फिर हमारी क्या बना था, ये 25% हमारी लायबिलिटी माइनस थी। उसके बाद हमने रिबेट एंड डोनेशन कैलकुलेट किया, वो हमने कैसे किया, टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी मतलब नेट टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, वो हमारी
मिलियन 72,000 सब कुछ बन रही थी, मल्टीप्लाई बाय डोनेशन क्या बना 1.5 मिलियन, तो हमारा रिबेट कैलकुलेट होगा। और शेयर कर दिए स्लाइड्स, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऐसा करते हैं अब। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें, हम टैक्सेबल सैलरी हमारी कितनी थी 4 मिलियन, टैक्सेबल अदर सोर्सेज क्या थी 1 मिलियन, और अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस मैंने बता दिया था, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही हो फैमिली में, उसके थ्रू आपको कोई भी शेयर प्रॉपर्टी का मिलता है या कैश मिलता है या कुछ भी अमाउंट मिलता है प्रॉपर्टी में, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो टोटल इनकम हमारी कितनी बनी 5,20,000, उसमें हमने ज़कात माइनस की 48,000, तो ये मिली 4,9,72,000, तो टैक्सेबल इनकम बनी। अब हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं ना डोनेशन का, तो टैक्सेबल इनकम की बात करता है, टोटल इनकम की बात नहीं करता। ये यहाँ पर तो ये सब क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड कैलकुलेट करते हैं कि इसके बाद क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी हमारी, उसके बाद हमारी होगी टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की 3.5 मिलियन पे, कितनी बनी 3,70,000, ये तो सबको कैलकुलेट करना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टैक्स हाँ बन रहा है 1,47,000 72,000, 20%, ये तो कैलकुलेट करना आ रहा है ना कायनात और खुजैमा, ये काइंडली कंफर्म करें, तो ये तो टैक्स लायबिलिटी तो कैलकुलेट करनी आ रही है। ये स्लैब नंबर 6 में जाएंगे क्योंकि उसमें हमारी इनकम फॉल हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वरना में ये दोबारा डिस्कस था। और ये 20, इसके बाद ये बना हमारी टोटल लायबिलिटी बनी 3,70,000 2,94,400, अब 6,64,400 हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी है टोटल। अब ये इसमें क्या होगा, हम जब एक या दो या तीन रिबेट के लिए एलिजिबल हूँ, तो हमारी जो सीरीज जिससे हमने पढ़े हैं, फुल टाइम टीचर अलाउंस पढ़ा, फिर बैबू सेविंग सर्टिफिकेट पढ़ा, फिर हमने फॉरेन टैक्स, इसी तरीके से हमने अलाउंस ही कैलकुलेट करने हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम फुल टाइम टीचर अलाउंस पे कैलकुलेट करेंगे। अब फुल टाइम टीचर अलाउंस 1,17,500 हमारा बन रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 1,17,500 फुल टाइम अलाउंस पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सीरीज हमारी फुल टाइम टीचर है। फिर उसके बाद हमारा आता है डोनेशंस। अब इसके बाद फुल टाइम टीचर अलाउंस की मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। अब इसको ऐसे ही अज्यूम करेंगे, जब मैंने ये बताया था, जब हम फुल टाइम टीचर अलाउंस का हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये इग्नोर कर देंगे कि हमारे दूसरे रिबेट्स भी, दूसरी इनकम भी है, हम सिर्फ सैलरी इनकम को रेलिवेंट कंसिडर करेंगे। सैलरी इनकम क्या थी इसमें 4 मिलियन, रिबेट हमारा स्लैब कौन सा अप्लाई हो रहा था 6 स्लैब में 3.5 मिलियन तक हमारी 3,70,000 सैलरी टैक्स थी, उसके बाद 1,00,000 4,70,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी। टैक्स लायबिलिटी पे सीधा सीधा इस पे रिबेट फार्मूला अप्लाई करना नहीं है, फुल टाइम टीचर में फार्मूले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम नहीं करेंगे, तो इसमें 1,17,500 हमारी क्या बनी, टैक्स लायबिलिटी बनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, काइंडली कंफर्म करें। 1,17,500 समझ आ गया। ये फुल टाइम टीचर अलाउंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे समझेंगे दूसरी सोर्स है ही नहीं, ठीक है। अब हमारी इसके बाद हम क्या करेंगे, वो ग्रास टैक्स लायबिलिटी जो हम कैलकुलेट कर चुके थे ना, उसमें से, क्योंकि ओरिजिनल हमारी लायबिलिटी क्या बनेगी, वो बनेगी टोटल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से, अलग नहीं बनेगी, क्योंकि अदर सोर्स भी हमारा टैक्सेबल है। अब यहाँ देखिए 1,17,500 हमने
6,64,400 में से माइनस कर लिए तो 5,46,900 हमारा अमाउंट आई टैक्स लायबिलिटी। अभी अगर हमारे पास डोनेशन नहीं होती तो हमारी टैक्स लायबिलिटी रिबेट, अगर डोनेशन का रिबेट नहीं होता तो हमें इतनी लायबिलिटी एफबीआर को पे करनी थी, लेकिन हमने डोनेशन दी है। अब डोनेशन हमने दी है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन हमारी कितनी थी जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है, एक्चुअल 1.5 मिलियन। अपने 30% टैक्सेबल इनकम का अगर आप निकालें, 30% टैक्सेबल इनकम हमारी जो टोटल बन रही थी उसका निकालें तो वो आएगा 1,04,61,600। अब इसमें से आप बताएं खुद ही, डोनेशन के लिए लोअर अमाउंट एप्लीकेबल है, तो लोअर हमारा 1.5 मिलियन है या 1.4 मिलियन, डेफिनेटली 1.4 मिलियन है। तो इसमें अब फुल टाइम टीचर अलाउंस में तो डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी पे 25% अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रिबेट एंड डोनेशन पे क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स फार्मूला अप्लाई होगा। अब टैक्स लायबिलिटी क्या लेंगे हम, 5 लाख, जो लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई, नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी 5,46,900, उसके बाद 4.8 मिलियन, ये सॉरी ये होगा 4.9 मिलियन। यहाँ पर जो बादशाह डैम है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा पुराना है तो ये 4.9 मिलियन, ये मैं अपडेट शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1.4 मिलियन, तो जो रिबेट बना तो वो बनेगा टैक्स लायबिलिटी। अब आप भी खुद करें, 5 लाख डिवाइड करें 5,46,900 डिवाइडेड बाय 4,09,000, ये करें 49 मिलियन। ये आप डिवाइड करें, 1 मिनट, 5,46,900 डिवाइडेड बाय 4,09,72,000। 8 लाख से नहीं करेंगे, 9 लाख से करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो कितना अमाउंट बन रहा है रिबेट का, कायनात और खुज़ैमा, ये डिवाइड करें, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या लेंगे, 4 मिलियन 9 लेंगे, यहाँ पे 8 की जगह 9,72,000 मल्टीप्लाई बाय रिबेट ऑन डोनेशन। हाँ ये बन रहा है, एग्जैक्टली सही है। तो ये जो रिबेट हमारा डोनेशन बनेगा वो माइनस करके फिर हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो हमें एफबीआर को पे करनी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं अपडेट करके अभी शेयर कर लेता हूँ, फिर हमारी कल क्लास है इंशाल्लाह मंडे को, तो हम ये सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल ही हमारी क्लास है तो कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन अभी मैं शेयर कर लेता हूँ, काइंडली अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी को स्लाइड्स अभी स्लाइड्स की चलो शुक्र है अपडेट नहीं है तो देख नहीं पाएंगे क्लास के, इसलिए कुछ सही आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपडेट जब स्लाइड्स दूंगा काइंडली उनको रेफर कर दीजिएगा। ओके, क्लास यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह कल रात को ही लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। या कहाँ से डिस्कस करूँ, पूरा डिस्कस करूँ, कहाँ से डिस्कस करूँ, प्लीज कहना बताएं। फुल टाइम टीचर अलाउंस तक डिस्कस कर लिया था। हाँ होमवर्क में दूंगा, ऐसा ही सवाल होमवर्क भी दूंगा। मैं कहाँ से डिस्कस करूँ, फुल टाइम टीचर अलाउंस आपने सुन लिया था, रिबेट एंड डोनेशन तक सुन लिया था। अभी मैं सवाल क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ और कल हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल इंशाल्लाह ये सेकंड चैप्टर क्लोज करेंगे रिबेट्स का, उसके बाद आएंगे हम सैलरी पे, और सैलरी भी हमारी बहुत बड़ा है, वो सैलरी हम इंशाल्लाह इसी वीक की सैलरी हम खत्म करेंगे, फिर हमारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, फिर हम सेल टैक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं ऐसा करता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ,
दोबारा करें, और आंसर भी मैं इस वाले का भी शेयर कर देता हूँ, अभी अभी इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। अगर मेरा लैपटॉप ऑन हो जाता है तो इंशाल्लाह लाइट भी आ गई है, तो फिर मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं अभी आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, काइंडली अगर कुछ जो पहले कर ले या जिसको बाद में कंफ्यूजन हो रही है वो मैसेज के थ्रू भी मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, टेंशन नहीं लेना कि समझ नहीं आया ये नहीं आया, मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, मीटिंग एंड करते हैं अभी। अल्लाह हाफिज।